गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कब गले से लगाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कब डाउनटाउन में आज चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है दानिश ऋषि ने। दानिश की अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन्होंने बिल्ड किया है। हम इनको एक पॉलिटिशियन, एक म्यूजिशियन, एक सूफी भी कह सकते हैं। दानिश बहुत शुक्रिया दानिश हमें वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे पास आए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, देयर इज अ लॉट जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर म्यूजिक करियर। कि आपने इनिशियली जब म्यूजिक ज्वाइन किया तो यू यूज्ड टू से कि आपके लिए म्यूजिक इज समथिंग दैट यूनाइट्स पीपल, दैट ब्रिंग्स पीस। तो मैं चाहती हूँ कि आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप बात करेंगे द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू हैव बिल्ड इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो योर शिफ्ट फ्रॉम म्यूजिक टू सूफीज्म। देखिए, म्यूजिक और सूफीज्म कहीं ना कहीं एक ही इस पे बैठते हैं। अगर हम देखें, कश्मीर का एक रिच कल्चर है, एक तवारीख है। रिटन तो, डॉक्यूमेंटेड तो आई बिलीव 4000 साल की है तो उससे ज्यादा, लेकिन 4000 साल की एक रिटन तवारीख है। बहुत दुनिया के आज के जो सुपर पावर बहुत से ममालिक, वो तो उनका वजूद अमल में नहीं था जब हम अपने कश्मीर की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें इस बात पे नाज है, फख्र है, हम कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा है, बहुत बुजुर्गीदा शख्सियत ने सराहा है। और यहाँ पे अतराफ अकनाफ से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आए, सूफीज आए, औलियाउल्लाह आए, जिसमें नाम चीन, अगर हम मतलब बहुत सारे नाम हैं, हजरत स्टार्टिंग फ्रॉम बुलबुल शाह तुर्कमेनिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर कबीर मीर सैद हमदानी। तो ये एक कल्चर चला, एक ट्रेडिशन चला। तो फिर रिंजन शाह कैसे वो मुसलमान बन गए, वो एक अलग ये है। तो सूफीज़म कश्मीर का ओरिजिन ही ऑर्गेनिक ही सूफीज़म है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा एक अपना एक म्यूजिक, एक डिफरेंट तरीके का म्यूजिक है। तो इसकी इंक्लिनेशन, ये तो अंदर से अंदर की ही आवाज होती है। तो इसकी आवाज मुझे बहुत पहले अपने अंदर ही मिली जब मैं स्कूल में पढ़ता था। क्योंकि मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, तो मैं एक बिल्कुल मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ता था, यहीं पे पास में ही। तो वहाँ पे हम सुबह सवेरे जब मॉर्निंग असेंबली पे हम गैदर होते थे, तो वहाँ पे नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वहाँ पे बाकी कुछ रुबाइयाँ, कुछ कलाम फ़कीरों के, सूफियों के पढ़ते थे। उसमें ज़्यादातर हम सब जानते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो हम ये पढ़ते थे। तो कभी कभार जब मतलब ये दिमाग में रहता है, जो हम बात करेंगे अभी, हम इस बातचीत के बाद ये हमारे जहन में गूंजेगा कि हमने क्या बातें करी। तो फिर वो याद रहता था कि हमने स्कूल में ऐसे पढ़ा। तो फिर जब हम ये रिसाइट करते थे, तो मुझे कभी खुद में महसूस हुआ कि मैं शायद गा सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ट्राई किया, मतलब दोस्तों में बैठता था, मतलब डाउनटाउन का मिजाज आपको पता ही है। तो हम बैठते थे, गाते थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो ये अच्छा गाते हो, करो। फिर मैं वो कश्मीरी गाना गाता था। ज़्यादा मेरा क्लासिकल म्यूज़िक के साथ मेरी वाबस्तगी है। तो रफ़ी साहब के सॉन्ग, किशोरदा के सॉन्ग, मुकेश जी के सॉन्ग, लता मंगेशकर, मतलब ऐसे अनगिनत जो हमारे बॉलीवुड के ना मुमताज़ बेबाक ये शख्सियात है, तो इनके साथ मेरा वो ये था। तो फिर मैं गुनगुनाता रहता था। तो फिर ऐसे ही थोड़े बड़े होते गए 8th स्टैंडर्ड में। अब फिर मैं एवरेज स्टूडेंट था, जैसे मैं कह ही रहा था आपको, लेकिन आई वाज फेवरेट। क्यों मैं अब गाता था, टीचर्स वो बच्चे की तरह पालती थी, तो वो मुझे दानिश वो कुछ सुनाओ। तो मैं वो शर्मीला, वो क्योंकि ज़्यादा ये अंडर प्रिविलेज थे, मतलब अभी भी कश्मीर में अब थोड़ी सी ये आ रही है मॉडर्नाइजेशन। तो अंडर प्रिविलेज वो क्या मायनी तो गाता था। तो इस वजह से वो स्कूल में भी
पता था सबको, टीचर्स वीचर्स है वो गाता है, तो उस हिसाब से वो चलता गया। फिर ऐसे कभी कुछ फंक्शन हो, मैरिज में आपको पता है यहाँ पे कश्मीरी ट्रेडिशन हो, तुम्बखनर वगैरह, वो नोट बाकी से ये चलता ही है, इसके बगैर तो कोई शादी मुकम्मल है ही नहीं। तो उसकी भी एक रवायती एक ये है, अगर हम वहाँ पे जाए वो भी हम्दो सना करते थे अल्लाह ताला का, क्योंकि ये भी एक तरीका है रब्बुल आलमीन को याद करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत गिला है अकीदत पेश करने का, औलियाउल्लाह, क्योंकि ये तो अशवानियत, ये तो है ही पिरवर। तो फिर अब इसमें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो अगेन एक कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा। तो फिर वो करते रहते थे, तो मुझे भी बोलते थे दानी सवाल, तो फिर ऐसे गाते गए। तो ये ऐसे ये सफ़र चलता गया और इसकी राह मैंने फिर बॉलीवुड में पकड़ी। तो मैंने देखा मेरा आना जाना रहता है, टनल के पार मेरा आना जाना रहता है। तो वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त, मेरे जिनके साथ एक्विटेंस, जिनके साथ कारोबारी मामलात, समाजी मामलात, शऊरी मामलात, अदबी मामलात, तो वो भी अब ये होता है, जो कोई आर्टिस्ट होता है ये वो बोलता है दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो मतलब ये गुनगुनाता ये चलता रहता है। तो फिर इसी में एक मेरे दोस्त, पहले तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरा एक बड़ा भाई, मेरा कज़न है, तो ही इज़ इंजीनियर थ्रू, बहुत वर्सटाइल आदमी है। तो उसने किसी के साथ बात की कि अब ये अपलोड किया था, तो उसके एक दोस्त ने, वो म्यूजिशियन था, उसने अप्रोच किया। तो फिर खैर वो सारे मेरे जानकार ही थे, तो फिर मुझे वो ऐसे ब्रेक थ्रू मिल गया। तो सबसे बड़ी बात लेकिन जो ना, वो मैं अपनी जगह समझता हूँ, अगर मैं बॉलीवुड में गया भी, मैंने वहाँ पे कश्मीरी सूफी शायर का ही जो नगमा, जो उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपने इश्क का इजहार किया, वो माई चान उमरादू हबा कदल में, वो नाम साहब, सो अदबी लैंग्वेज में उनको नईम साहब के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कश्मीर में उर्फ आम में नाम साहब, तो उनका ही ये तो मौका मिला, नहीं तो फिल्म स्क्रिप्टेड होती है, वहीं से बोलते हैं जी ये गाना है, ये करना है। लेकिन ये मुझे अवसर मिला, तो मैंने ये अपने इस पे मैंने अपनी ख्वाहिश पे कश्मीर का ही ये गाना, इसमें एक और भी है वो हिंदी में है, तो मैंने ये कश्मीर का गाना कोशिश की कि अपनी कश्मीरी की तहजीब ही आगे चलाऊं। तो ये मैंने गाना ये मैंने गाया। समबड़ी जो डाउनटाउन में पला बड़ा, फिर टनल के उस पार लाइक थोड़ा ब्रेक थ्रू मिला, एंड देन बॉलीवुड। एज अ कश्मीरी, जब आप बॉलीवुड में एंटर हुए, तो ऑफ कोर्स लाइक यू हैड मीटिंग्स विद पीपल देयर, तो उनकी जो चॉइस होती है टू शूट, इट्स ऑलवेज कश्मीर, एंड इवन लाइक 90s से पहले भी, लाइक यू सेड 60s में जाना पड़ेगा। तो उस पूरे सिनारियो में अभी जो न्यू फिल्म पॉलिसी बनी है, वेयर डू यू सी कश्मीरी टैलेंट? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे जहन में अभी ना इसका थोड़ा सा ये आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, हमारा एक प्रीमियर था, तो आई वाज गेस्ट देयर, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म को मेल भी किया है, या यहाँ LG साहब को भी लिखा हुआ है फिल्म पॉलिसी के रिलेटेड। अगर हम सपोज कश्मीर को एक, इट्स इंटरनेशनल अट्रैक्शन कश्मीर, तो पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। तो बॉलीवुड का अगर हम देखें 60s 50s से यहाँ का सिलसिला चलता रहा कश्मीर में, यहाँ पे खर्चे भी कम होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल आपको मिलता है, तो उसके आपको ज्यादा कुछ VXR वगैरह वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पे कश्मीरी टैलेंट को ऑन बोर्ड, कश्मीरी आर्टिस्ट्स को जो इसके साथ वाबस्ता है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जम्मू को, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आए वो हम करें। उससे क्या होगा, जो हमारी कैपिटल हो जाएगी, हमारी कमाई हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द डे फिल्म टूरिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोकल को होना चाहिए, सपोज वो मेरे पास आने चाहिए। मैं मतलब आई एम नॉट इनवाइटिंग देम टू मी, मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसे जो इस ट्रेड के साथ वाबस्ता है, वो इनके साथ राब्ता करना चाहिए, ताकि वो होटलियर्स हमारे हों, वो पैसा सारा जो हो कश्मीर में है, तो उससे वो बाज़ाबादकारी वो तब लगेगा कि कुछ कश्मीर को मिला है। नहीं तो वो तो आते रहते हैं यहाँ, किसको कदगन है, हालात खराब, शूटिंग चलती है, कुछ अनसर्टेनिटी, शूटिंग चलती है, कोरोना महामारी या कुछ जो भी कुछ हुआ,
शूटिंग चलती रही, लेकिन वो तो आते रहते हैं। हम चाहते हैं एज अ आर्टिस्ट, हम चाहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, हमारे थ्रू काम हो, क्योंकि हम कश्मीर को बूस्ट करें। तो ये मेरा इसमें ये है, ताकि बाकी टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं। आप अगर बाहर जाओगे रोड पे किसी जगह, आपको इतना टैलेंट मिलेगा, बिलीव मी, हैरान हो जाता है इंसान। लेकिन अब अगेन किक, जिसको किक मिले तो उसका फिर सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो वो अलग एक फिर इस पे आ जाता है। लेकिन एक किस्मत की बात है, मैं ये मानता हूँ कि हर किसी चीज में वो किस्मत फिर इंसान का वो फैसला करती, नहीं तो आपको टैलेंट बेशुमार मिलेगा कश्मीर में। बिल्कुल। अगर हम बात करें गंगा जमुनी तहजीब की, तो कश्मीर से बाहर ज्यादातर ये वर्ड सुनने को मिला है, बट एज अ कश्मीरी आप फ्रीक्वेंटली इस चीज पे बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को भी इसके बारे में बताएं, एंड पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, एंड आप इससे क्या समझते हैं, एंड हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। बेसिकली थोड़ा समझने का तकाजा है। कल ही वो एक पंडित प्रिंसिपल, वो इधर बटमालू में एक हायर सेकेंडरी में उसका ना ये अंतिम संस्कार किया गया। तो असली अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब है, वो तो कश्मीर में कोट कोट के भरी है। आए दिन आपको देखने को मिलता है, कहीं पंडित बरादरी से हमारे कुछ लोग, उनका देहांत होता है और कैसे कश्मीरी पेश होते हैं। ये आपको अनगिनत स्टोरीज जैसे होती है ना, वो अनटोल्ड स्टोरीज। यहाँ पे इतने अनसंग हीरोज है, कोई बात ही नहीं। लेकिन फिर से अगेन आपको ये समझना है, कश्मीर में ये जो ये मजहब, भाईचारा, रवादारी, ये तो आपको कोट कोट के मिलेगी। खैर आप गंगा जमुनी जो ये है, इसका ओरिजिन ये तो नॉर्थ साइड का, वैसे हम भी नॉर्थ में ही हैं, तो ये नॉर्थ साइड में पड़ता है। तो इसको आपको वो अवध, वो दिल्ली सल्तनत से होते होते इसमें अवध, इसमें वो वाजिद अली शाह का ये बहुत सारा पीरियड है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो रिच है हर किसी मामले में, कल्चर में, हेरिटेज में, लैंग्वेज, कुजीन्स, आर्किटेक्चर, जबरदस्त। आपको हर किसी जगह आप जाते हो, वहाँ का एक अलग ही एसेंस आपको मिलता है। तो ये तो इंसान के, ये तो वर्चूज में होना चाहिए जो एक गंगा जमुनी तहजीब है। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, ये भी एक सेइंग है हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजहू की, या तो आप मेरे दीनी भाई हैं, या तो आप हमारे इखलाकी भाई हैं। तो दोनों तरीकों में अगर हम देखें, जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, कायनात बनाई है, हम आपस में भाई हैं। तो ये एक रिलीजियस, ये एक ना यूनिटी इन द डाइवर्सिटी है, ये तो तहजीब है, ये तो हमें फॉलो करनी है। और इसका आपको जिंदा मिसाल आज भी मिलेगी, जब बसंत पंचमी पे आप दिल्ली जाएंगे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको वो एक अलग ही मंजर मिलेगा। आप वहाँ पे इंसान परेशान हो जाता है कि दिल फरेब मंजर होता है वहाँ वो कहते हैं ना, वो दिल गार्डन हो जाता है। तो बिल्कुल। आपने जो अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया है, अभी आप कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है, आपके पास कई सारी चॉइसेस थी, आपके पास रीजनल पार्टीज थी, वो आर वेरी अकोमोडेटिव, यूथ को वेलकम भी करते हैं। व्हाई कांग्रेस? देखिए, पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, दो आइडियाज है, एक तो एक पर्टिकुलर सोच लेकर चलती है, एक सेकुलर आइडिया लेकर चलती है। कांग्रेस का अगर हम देखें, महात्मा गांधी जी से लेकर नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान, तो अगर हम देखें हिंदुस्तान को अपनी फ्रेग्रेंस से इन सबों ने कंट्रीब्यूट करके एक मुल्क की तख्लीक की। बिल्कुल। तो दे आर द आर्किटेक्ट्स, और इसमें हर जाति से, हर वर्ग से, हर धर्म का एक इक्वल शेयर है। लेकिन जो आज की आप ये देखते हैं आरएसएस आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी देखते हैं, तो उनका एक वो पर्टिकुलर ये है कि हिंदुत्व का एक जो जिसका हमने जो तो हम आए दिन ही देखते हैं, कहते हैं वो फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अगर आप देखोगे, कहाँ एक मुल्क जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे आपको मुख्तलिफ कलर्स में लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ मतलब खाने पीने, मतलब आप देखिए कितना कुछ है हिंदुस्तान में। लेकिन अगेन एक तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट होता है, दूसरा होता है कि आप
तहोबाला करते हो चीजों को। बिल्कुल। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक सेकुलर आइडियोलॉजी है। तो दो ही आइडियोलॉजीज है, हम सेकुलर लोग हैं, हम सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। तो कांग्रेस से बेटर ऑल्टरनेटिव पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं, आई एम एफिलेटेड विद नेशनल पॉलिटिक्स। a lot of people in Kashmir are joining BJP. आप रैलीज देखते हैं, तो how relevant do you find BJP in Jammu and Kashmir? हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ, सब मतलब मुझे भी इलेक्शन लड़ना है या सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, फिर फाइनली क्या होता है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में ये होता है आई विल कंटेस्ट एंड आई विल विन। आप देख लीजिए कहाँ है भाजपा, कहाँ है? अगर उन्होंने इतने वो उनके नारे हैं, इतने वो आकर्षित करते हैं दर्शकों को, कहाँ है बीजेपी? बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। और मेरा उनसे सवाल है आपके माध्यम से, जो बीजेपी में जाते हैं वो क्या सोच लेकर, उनकी क्या विचारधारा है बीजेपी को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने क्या दिया है? अगर हम उनका टेन्योर देखें एज अ कश्मीरी, आप मुझे बताइए हमें क्या मिला? एक रियासत जिसकी एक तवारीख है, वो अभी हम यूनियन टेरिटरी में हैं। तो किस चीज को लेकर हम उनका हाथ थामे? कोई चीज तो होनी चाहिए ना जो हमें इंक्लाइन करे, मतलब कुछ उनका आइडिया हो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को लेके। अगर हम देखें, आपको किस जगह डेवलपमेंट मिली? आपको किस जगह कुछ ऐसा मिला कि इसना कशिर पे वनो थकुन लायक? मतलब क्या है? झंडा उठाना, रैली करना, यात्रा करना, ये तो पहले भी होता रहा है, ये तो कभी रुका नहीं, ये तो उन हालात में नहीं रुका। चलो ठीक है, मानते हैं ये भी एक नई सोच आ गई। लेकिन मुझे आप बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था। कहाँ? आप मुझे बताइए कोई एक चीज गिनाइए। हम उनसे जो कहते हैं ना, वो हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो मैं आप मुझे मेरे जहन में वो कोरोना का पीरियड आ गया, वर्ल्ड ऑर्डर ठप था। ये ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, बजाय साइंस तहकीक करे, मेडिकल्स पे ये करे, क्योंकि एडवांसमेंट है, कि इन्होंने हमें बोला जी थालियां बजाओ, मतलब ये इनका माइंडसेट है। तो इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? ये हमारे खाते में कुछ अच्छा करेंगे? एक और सवाल दानिश मेरा आपसे है कि आप सूफिज्म की बात करते हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आप पैदा डाउनटाउन में हुए, वहाँ बड़े हुए, तो एज अ यूथ डाउनटाउन के जो लड़के हैं, नौजवान, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। वहाँ की जो माएँ हैं, बहनें, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, कर्फ्यूज़ हुए, टर्माइल हुआ, डाउनटाउन के लोगों ने बहुत सफ़र किया। तो किस तरह से आपने ये आइडियोलॉजी एज अ यंगस्टर डेवलप की कि आप सूफिज़म, आप गंगा जमुनी तहजीब, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना क्या ताअत के लिए कम न थे करो भी। ये इंसान का एहसास है, इखलाकी फर्ज है। अगर मेरी सोच थोड़ी आगे सोचती है, इफ आई थिंक बियॉन्ड द ग्लास, तो आपको एक चीज मिलेगी, आपको खिदमत खल्कुल्लाह करना है। ये हमें लगता है कि ये आम बात है, यहाँ तो किताबों में बिल्कुल दर्ज है, क्योंकि चूंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं, मैं इन शॉर्ट्स में ही बताऊंगा। जो हमारे दोस्त होते हैं ना, उनका हक हम पे बनता है। तो जब हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हमें सोशल लाइफ ऑप्ट करनी है, तो हमें इस चीज का ये तकाजा भी होता है। हमने ये देख, मैं एज अ डाउनटाउन बॉय, मैं खान का डाउनटाउन में रहता हूँ, मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं। तो उन मुश्किलातों का इजाला इज पॉलिटिक्स। लेकिन वो कौन सी सियासत है? लोगों का दुख दर्द बांटना, लोगों को ना अपने सीने के साथ, कलेजे के साथ लगाना, उनके साथ उनको जुल्म नहीं करना, एट्रोसिटीज नहीं करना, उनको फैसिलिटेट करना। आप देखिए आज भी डाउन देखिए, ये हम टाइल लगाएंगे, चमक चलो लाइट लगाएंगे, इसको हम ना ही डेवलपमेंट का ही नाम दे सकते हैं, ना ही कुछ चेंज का ही नाम दे सकते हैं। मुझे आप बताओ, डाउनटाउन में यूथ के साथ जिन्होंने इतना ना शब्बो सितम झेला, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कब गले से लगाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कब
डाउनटाउन में आए, श्रीमान अमित शाह ने कब हमारे पास वो आए, ये देखें कि डाउनटाउन का हाल क्या है, डाउनटाउन के लोग किस कस्म पुरसी की हालत में रहते हैं। तो वहां से क्या किया, अपनी ना वो जो टायरनीज है, अपनी जो विचारधारा है, जो वो ना वो गुस्सा है, वो हम पे लाद दी। तो ये लगा हमें कि मुझे, क्योंकि मैं जो जैसे मैंने कहा भी बाहर रहता हूँ, तो देखा मैंने कैसे सोशल वर्क एक कौम की हालात बदल देती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत सारे लोग ना ये नहीं कर सकेंगे, इत्तेफाक नहीं करेंगे। कहते हैं वो जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अगर हम हकीकी माने में देखें, लोगों पे फर्ज है, दूसरे लोगों का ये हक है, तो हमें इसकी हक अदायगी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की रसाई बन के हम जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, ये एक हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी फ़र्ज़ को ना वो शर्मिंदा ताबिर करने के लिए मैंने सोचा कि यही एक रास्ता है कि जिसमें हम लोगों की आवाज़ भी बन सकते हैं, लोगों का दुख दर्द भी बांट सकते हैं, लोगों के गम सुन सकते हैं, उनका इजाला कर सकते हैं। तो यही सोच लेकर मैंने मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया है। हमारे पास कई सारे जैसे टूरिज्म सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल, तो डेवलपमेंट के बहुत टॉल क्लेम्स चल रहे हैं। रीजनल लेवल पे पार्टीज बोल रही हैं कि हमने इतने सारे लोगों को अकोमोडेट किया, नेशनल लेवल पे या सेंटर बोलते हैं हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में उनको फिट इन करें। हमने कई पॉलिसीज बनाई कि वो बहुत अनकन्वेंशनल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको कहाँ पे दिख रहा है कश्मीर का यूथ अभी एम्प्लॉयमेंट को लेके या डेवलपमेंट को लेके? मैम, अगर इस हवाले से देखा जाए, एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट तक इन्होंने नहीं निकाली। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी हद है, आप बेरोजगारी का इतना ही है, उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स है वो हमें बाकी सूरतों में नजर आते हैं। कि सबसे बेहतर ये है कि अगर हमने जो हमारा यूथ है, मतलब आई एम इन द कैटेगरी, मेरा सवाल है मेरे लिए हुकूमत ने क्या किया, मेरे लिए क्या पॉलिसी है। देखिए मेरा ये समय तो गुजर गया, 10 साल तो गुजर गए, ये 10 साल वापस नहीं आएंगे, मेरी जिंदगी में 10 साल ऐड हो गए, तो ये तो मैंने खाली पीली गवाए। आप मुझे बताइए, ना ही कहीं जॉब है, ना ही कहीं इंडस्ट्रीज का कुछ है, ना ही टूरिज्म जो है वो सीजनल है। आप मुझे बताइए, देखो अब ये बोलेंगे, कोई बोलेगा कि टूरिज्म है वो है, ये तो मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, ये तो इंटरनेशनल अट्रैक्शन है, यहाँ टूरिस्ट सदियों से आते गए हैं। लेकिन कुछ नया आप बताइए, आप हालत जार देखिए लोगों की, अर्थव्यवस्था कहाँ है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल ठप है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कहाँ है? मैं फिर से इसी बात पे आ गया, टाइल लगाने से, फूल लगाने से, लाइट लगाने से, दिस इज नॉट डेवलपमेंट। अब खैर ये तो अभी एक नेचुरल कैलेमिटी है, ये जो परसों वो किश्तवाड़ वगैरह वो दिलदोज वाक़ा हुआ, जो मोरामबन वगैरह सांबा वाम्बा जो भी हुआ, कठवा, इससे पहले जो बारिश होती है ना, आप हाल देखिए, लाल चौक मार्केट का हाल देखिए, बेचारे वो परेशान होते हैं, वो रातों की नींद उनकी उड़ जाती है। डाउनटाउन की हालत देखिए, ड्रेनेज ब्लॉक। सबसे बेटर, मतलब यहाँ तो हमने जो लगून्स है, वाटर बॉडीज है, हम तो उन पे फोकस नहीं कर रहे। आप एनक्रोचमेंट देखिए कितनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें ये करने से, इसको ना ही डेवलपमेंट बोल सकते। डेवलपमेंट ये है कि जो यूथ फ्यूचर है, मुल्क का फ्यूचर है, अगर आप मुझे फैसिलिटेट करोगे, मुझे एवेन्यूज दोगे, कल को मैं सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दे सकता हूँ। जब मैंने ही कुछ नहीं देखा होगा तो मेरा फिर कहीं ठिकाना नहीं है। तो ये तो सारी दीज आर जस्ट हॉलो स्लोगन्स कि कहीं पे डेवलपमेंट है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस ना, कैमरा के बगैर भी आप देखिए कहाँ पे है, दे फेल्ड, हर किसी महाज पे ये तो फेल हो गए। एक डेवलपिंग नेशन में मुझे लगता है कई साल अभी लगेंगे इन चीजों पे डिस्कस करने में। ये तो सिंपल एक ये है, जो हमारा भाई सफाई कर्मचारी सुबह निकलता है, हम देखते हैं। ये तो मैं परसों चंडीगढ़ में था, मैंने वो उनकी वो गाड़ी देखी, वो हाईटेक कैसा वो ना वो सफाई वफाई, ये बेचारा उस ना ब्रून के साथ वहीं पे ये है। क्या डेवलपमेंट कहाँ है जी? अब इतने सारे लाइक क्योस भरे माहौल में, लाइक सम पीपल आर रियली सेंसिटिव कि उनको ये चीजें अफेक्ट भी करती है। बोलते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही समझता है। अब
I'll come back to the first question. म्यूजिक की हमने बात की, तो इस सारे सिनारियो में कश्मीर में बड़े हुए, तरह तरह के हालात देखे, कभी कभी एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल भी होता है, तो इस सब में सूफिज्म किस तरह से एक इंसान को हेल्प कर सकता है? ये तो कहते हैं ना, वो ये जिंदगी का एक करीना है सूफिज्म। ये आज की ये नई बात नहीं है, ये आपको वापस जाना पड़ेगा 1400 साल पहले, वहीं पे आपको इसकी दाग बेल मिलेगी। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी की दाग बेल आपको मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर से मिलेगी, वहीं आपको वापस जाना पड़ेगा इस सूफिज्म को ढूंढने। ये आपको हकीकी में, अगर आपको सूफिज्म देखना है, इसके जो बानी है, पहले तो ये पैगंबर साहब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी मतलब ये तो डायरेक्ट ये है, हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू इसके सरपरस्त, तो वहाँ से काफ़ी सिलसिले निकलते हैं। तो ये एक लंबी दास्तान, इसके लिए बहुत समय होना चाहिए इस पे बात करने के लिए, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे एहसास, जो एहसास कमतरी अभी है, इज़्ज़त नफ्स, तो सबसे ज्यादा जो ये सूफीज्म में आप ये लोग बहुत पोलाइट देखोगे, जो सूफीज्म के साथ वाबस्ते बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत शांत होते हैं, ये लोगों के खैर खा होते हैं, सोशल कामों में पेश रहते हैं, क्योंकि इनको ये जो दर्द होता है ना, ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तख्लीक, जो इंसान है, चाहे किसी भी मजहब के साथ वाबस्ता हो, ये अल्लाह ही जानता है ये कितनी अजीम मखलूक है। तो ये सूफीज़म ही ये दर्स देता है। ये चीज़ तो इंसान का मुकम्मल, ये तो करीना है, इंसान की ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा है। इसको समझने की ज़रूरत है और इसको मॉडर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने इसका ओरिजिन पाया है, जहाँ पे ओरिजिन पाया है, हमें वही परस्यू करना है। इसमें वो नया एडिशन ये करना अपने वो ना, वो मन मिजाज के, जैसे हमने भी ये तो हमने इसको, ये रब चाहा दीन था, हमने मन चाहा दीन बनाया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अजीम ये है। आप देखिए कश्मीर की वादिया में आप हर 2 किलोमीटर, हर 500 मीटर, हर 5 किलोमीटर के बाद आप बुजुर्गान दीन, जो दुनिया की ना सारी वो ऐशो अशरत छोड़ के कश्मीर आए, कश्मीर को आबाद किया, इस्लाम की रोशनी से रोशनास किया, तो आपको मिलेंगे। तो ये तो हमें वर्षे में ही मिला है। Exactly, like this is one of the intellectual conversations I have had recently. Thank you so much, Danish, for Thank you sparing very your much. time Thank you for very this much.